हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के बीच शेयर करें। आज मैं आप लोगों को आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई एवं अन्य किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक्स, जीके, जीएस का डिस्कशन करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज मैं डिस्कस करवाऊंगा धोनी चैप्टर से, यानी एएलपी में और टेक्नीशियन में और साथ में जेई का भी एग्जाम होता है तो उसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं साइंस करवाऊंगा। और पूरा साइंस नहीं, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग जो कन्फ्यूजन होता है उसको नोट करते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है धोनी धोनी कैसा तरंग है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो धोनी अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से नीचे के ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो उसे अश्रव्य तरंग यानी अश्रव्य ध्वनि तरंग है, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन रहता है 20 हर्ट्ज से नीचे, तो इसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। वहीं पूछेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को क्या कहते हैं। तो उसको हम सुन पाते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है श्रव्य ध्वनि। अगला है प्राश्रव्य ध्वनि, यानी प्राश्रव्य ध्वनि का जो रेंज होता है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। श्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं और प्राश्रव्य ध्वनि को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो उसमें कुछ जानवर का नाम है जो सुन पाता है प्राश्रव्य ध्वनि। तो उसमें है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। ये सभी जो ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि को सुन पाता है। इसलिए भूकंप जो आता है, आप लोग जानते होंगे, भूकंप आता है जैसे ही कुत्ते को पता चलता है तो वो अपना क्षेत्र छोड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है आवृत्ति। ध्वनि का तारत्व अर्थात पिच किस पर निर्भर करता है। तो सही जवाब है आवृत्ति पे। अगला क्वेश्चन है गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में कौन सी ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद समुद्र की गहराई का पता लगाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी सही जवाब है प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है प्राश्रव्य तरंग। यह सभी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी माध्यम में ध्वनि का चाल किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है माध्यम के प्रत्यास्था एवं घनत्व पर निर्भर करता है। यदि घनत्व ज्यादा होगा या कम होगा उस पर निर्भर करता है। दूसरा है प्रत्यास्था, उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है। इसका सही जवाब है ध्वनि की चाल जो है कठोर में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि का चाल यानी ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकता है। इसका सही जवाब होता है निर्वात। निर्वात में ध्वनि की चाल यानी ध्वनि नहीं गमन कर सकता है। मैं कमेंट का जवाब बाद में दूंगा, गोलू सिंह जी। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन इजी होता है। तो इसका सही जवाब है 332 मीटर पर सेकेंड। वहीं पूछेगा जल में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और समुद्री जल में पूछेगा तो 1533 होता है। जल में पूछेगा 1483, वहीं समुद्री जल में पूछेगा तो 1533। अगला क्वेश्चन है और लोहा में पूछा जाता है तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। अभी मैं लूसेंट का जो क्वेश्चन है उसमें से मेन क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पूछा जाता है बार बार। आप लोग रिवीजन में अच्छा रहेगा, रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का कौन कौन बदल जाता है। तो उसमें चाल और तरंग दैर्ध्य दो ऐसा चीज है जो बदल जाता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा।
वहीं पूछा जाता है ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसका सही जवाब है आवृत्ति। आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवृत्ति दोनों में एक जैसा होगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो मैं बता चुका हूं पहले ही, वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें देखिए कंफ्यूजन का क्वेश्चन यह है किसी माध्यम में ध्वनि का चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, वहीं पूछेगा ध्वनि का तारा तो किस पर निर्भर करता है, तो वो आवृत्ति पर करता है। ध्वनि का तारा तो आवृत्ति पर निर्भर करता है और ध्वनि का चाल जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो इसका सही जवाब है प्रभाव पड़ता है। जब तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड यानी बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ जाएगा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.61 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है, ध्वनि का प्रबलता व्यक्त करने का मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब होगा फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारत्व। तारत्व के कारण ध्वनि का जो यह तारत्व का एक लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला होता है। जैसे महिलाओं में देखते होंगे थोड़ा आवाज पतला होता है, वहीं पुरुष में थोड़ा ज्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा, तो यह तारत्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना है, तो इसका सही जवाब है 95 डेसिबल। 95 डेसिबल जो है वह अधिकतम यानी सुन सकता है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो मैं बता चुका हूं 95 डेसिबल से अधिक वो सुन ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब है 17 मीटर या 16.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड होता है, तो इसका सही जवाब है 1/10 सेकंड। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में दूर तक सुनाई पड़ती है, तो इसका सही जवाब है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है, तो इसका सही जवाब है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं घटता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवन, यानी ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है अवरक्त किरण। अवरक्त जो तरंग है उसका प्रयोग टीवी रिमोट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही जवाब है ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। स्टेथोस्कोप यानी आला किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका सही जवाब है ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि द्रव के अंदर कौन सा तरंग होता है, जब द्रव के अंदर ध्वनि होगा तो अनुदैर्ध्य तरंग, वही ध्वनि द्रव के सतह पर होता है तो अनुप्रस्थ तरंग। कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल कितना होता है, तो इसका सही जवाब है 346 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब है 45 डेसिबल। मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपको लगता होगा थोड़ा इजी है, कुछ क्वेश्चन इजी भी है और कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन या फिर भारी है, तो उसे नोट करें, ये सभी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता वाला ध्वनि मानव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका सही जवाब है 45 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कितना तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो इसका सही जवाब है 75 डेसिबल। 75 डेसिबल जो है मानव शरीर के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है
कितना डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कहलाता है। तो जब शोर कब कहलाएगा, जब 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न होगा उसको हम शोर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत में कितना डेसिबल ध्वनि निकलता है? तो इसका सही जवाब है 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत में, यानी तीव्रता इतना डेसिबल निकलता है ध्वनि। अगला है, तेज बातचीत जब करेंगे तो कितना डेसिबल निकलेगा? तो इसका सही जवाब है 50 से 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर जो आवाज करता है वो कितना डेसिबल आवाज निकालता है, तो शोर निकालता है? तो सही जवाब है 110 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखते होंगे जब पुलिस भीड़ में जाता है तो एक सायरन बजाता है, या एम्बुलेंस जाता है तो रोड को खाली करने के लिए सायरन बजाता है, वह कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है 110 से 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट विमान कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है 140 से 150 डेसिबल। कारखाना जो है कितना डेसिबल उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है 100 से 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तरंग से है, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाला तरंगे कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रेडियो तरंग सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंग है। वहीं रंग में पूछा जाएगा तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम। इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेडियोग्राफी में हड्डियों का फ्रैक्चर यानी टूट जाता है, उसको पता लगाने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एक्सरे। यानी तो देखते होंगे जब हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे कराते हैं, यानी एक्सरे। इसका सही जवाब है एक्सरे। अगला क्वेश्चन है, धुंधले चित्रों को स्पष्ट देखने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है परावैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। और परावैंगनी किरण का 93% जो होता है वह ओजोन परत सोख लेता है, इसको यानी अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के शुद्धिकरण में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है परावैंगनी किरण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंख एवं त्वचा हेतु कौन सा किरण हानिकारक है? तो परावैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक है त्वचा के लिए, क्योंकि यह ओजोन परत इसको अवशोषित कर लेता है, नहीं तो ये त्वचा जो है ना जल जाता। एक्स किरण यदि पूरी मात्रा पृथ्वी पे आ जाए तो सभी लोगों का त्वचा जो है जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ब्लूटूथ आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किस तरंग पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो तरंग से ही टीवी, रेडियो, मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो इसका प्रयोग करता है, रेडियो तरंग का। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ध्वनि से संबंधित मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और जहाँ तक है क्वेश्चन की बात एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी का, तो तैयारी आप लोग रेगुलर बेस पे करें।